अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स आपके हाथ से निकल गई है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। अब स्किप करना बंद कर दो। हर बार स्किप करके इधर-उधर भाग-भाग के क्या मिलेगा? अगर आप पैनिक हैं, आपको प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ से शुरू करें, कैसे पास होंगे, तो रुक जाओ। ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी दे दूँगा कि जहाँ आप पास होने के लिए सोच रहे हैं, आप 50 प्लस मार्क्स तक स्कोर करके जाएँगे सिर्फ इसी वीडियो की क्लैरिटी से। ठीक है? तो बस रुकना है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो कि जो हमारा सीबीएसई बोर्ड होता है, उसे चाहिए क्या? वो क्या चाहता है, तो इंपॉर्टेंट क्या है। जब वो तुम समझ जाओगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। देखो, दो तरह से हम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहला, हमें ज्यादा आता हो तो हम ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कम गलतियां करके। अगर आप गलतियां कम करोगे तब भी आपके नंबर ज्यादा सेव होंगे, तब भी आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो अभी समय आपके पास क्या है, कम है, तो हम ज्यादा तो पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ना तो कुछ कम ही है, इसीलिए दूसरा तरीका अपनाएंगे जिसमें हम कम से कम गलतियां करें। तो पहले समझते हैं, सीखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड को क्या चाहिए। ध्यान से देखो, फिजिक्स रियलिटी क्या है कि सीबीएसई क्या चेक करता है। वो देखता है डायग्राम्स आपने बनाए हैं कि नहीं, आपकी कॉपी में स्टेप्स हैं कि नहीं, यूनिट्स हैं कि नहीं। उसे इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं कि भाई तुम्हें मैथ बढ़िया टफ वाली आती हो, बढ़िया बेहतरीन कैलकुलेशन तुम कर लेते हो। उसे इस बात से मतलब नहीं कि तुम्हारा जो लेवल है लॉजिक का, वो जेई का हो, नीट का हो, तुम बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, ज्यादा अच्छा सोच पाते हो। डजंट मैटर भाई। देखो, कॉपी जो जाती है वो प्रेजेंट करती है ना। मतलब कुल मिला के सीबीएसई का गेम बस प्रेजेंटेशन का है। इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम्हें कितना आता है, तुम कितना जानते हो, कितने टैलेंटेड हो। क्या बात समझे? तो पूरा पूरा गेम किस चीज का है, प्रेजेंटेशन का है। तो तुम्हें इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि ये चीजें मुझे अपने कॉपी में देनी है। अगर तुमने दे दी तो फिर तुम्हारे नंबर, तुम कितना भी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, तुम्हें कुछ आता है, नहीं आता है, शुरुआत में तुम टॉपर थे, नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कॉपी जाएगी, उन कॉपी में अगर ये टर्म्स हैं तो मतलब काम हो गया, नहीं है तो आपका काम खत्म। क्या बात समझ गए? क्या बात समझे? ओके, अब मैं कुछ चीजें और बताने वाला हूं, उनको भी ध्यान से समझ लो कि और गलतियां तुम्हें क्या नहीं करनी। ध्यान से देखो, मैक्सिमम वेयर स्टूडेंट्स लूजर्स मार्क्स, ऐसी वो जगह जहां पे ज्यादातर बच्चे अपनी गलतियां करते हैं। फिर वो कितना बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, पढ़ने में ना अच्छा हो, कैसा भी हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे गलतियां यहाँ करते हैं। और जो बच्चे यहाँ गलतियां नहीं करेंगे वो अच्छा मार्क्स कवर करेंगे। आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन फिर बोर्ड में जाके उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत डामाडोल हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम देखते हैं, यार ये तो कभी पढ़ता ही नहीं था, इसके नंबर कैसे आ गए? फिर हम कहते हैं सीबीएसई वालों ने कॉपी गलत चेक की। नहीं, उन्होंने कुछ चीजों का ध्यान रखा। बस ऐसे कुछ छोटे मोटे हैक हैं, अगर तुमको पता चल गए तो बात बन जाएगी। तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी, ध्यान से पहले समझे। टॉप 5 मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले क्या क्या गलती करते हो आप, डायग्राम नहीं बनाते हो। बनाना है। अगर न्यूमेरिकल डेरिवेशन कुछ भी आप कर रहे हो और वहां पे रिक्वायरमेंट है, तो बिना डायग्राम के आप नहीं आओगे। यूनिट्स भूल जाते हैं, बिल्कुल आप भूल जाते हो। आप आंसर लिख के आते हो 30, 40, 50, 60, ये क्या है भाई? किसके नंबर बता रहे हो? सब्जियां खरीद रहे हो, बॉल खरीद रहे हो, फुटबॉल खरीद रहे हो, क्या है ये? है ना, वेबर है, कूलम है, क्या चीज है ये? वो लिखो, मेंशन करो। साइन कन्वेंशन इग्नोर करना है भाई। 100% आप साइन कन्वेंशन इग्नोर कर देते हो। आप बताओ, रे ऑप्टिक्स का कोई एक न्यूमेरिकल बिना साइन कन्वेंशन के हो सकता है? पॉसिबल है? कर पाओगे? नहीं पॉसिबल है। तो साइन कन्वेंशन आप भूलते हो, उसको बिल्कुल नहीं गलत करना है। फाइनल आंसर पे ही जंप कर जाते हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई। जो तेज बच्चे हैं ना, जो जिन्हें हम टॉपर्स कहते हैं, ये उन बच्चों की भी सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो सीधे क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ा, ये फॉर्मूला लगेगा, बगल में एक लाइन खींची, वहां पे लिखा रफ वर्क, और उस रफ वर्क में शुरू कर दिया, कैलकुलेशन किया, आंसर आया 50, आंसर आया, उठाया, सीधे लिख दिया। अब आपकी कॉपी में कैसा दिख रहा है जरा समझो। ऊपर एक क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन डाला, नीचे फॉर्मूला लिखा, और तीसरी लाइन में सीधे आंसर लिखा है। अब बताओ। और जबकि किसी दूसरे बच्चे ने जो आपसे पढ़ने में ना अच्छा होगा, उसने कैसे किया, उसने उसी पूरे सॉल्यूशन को बढ़िया से एक पेज में किया है। अब आप बताओ कि 2 मार्क्स उसको मिलने चाहिए, तुम्हें मिलने चाहिए। सिंपल सी बात है, आप लूज करोगे। आप इसलिए मार्क्स नहीं लूज करते हो कभी कभी कि आपने कम किया है, आप इसलिए भी लूज कर जाते हो कि कभी कभी दूसरे ने तुमसे ज्यादा किया है, और ज्यादा अच्छे से किया है। आनी बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो कंपटीशन हर चीज से है। तो अगर आप तुम जल्दबाजी करोगे कि जल्दी से बस आया, लो आंसर, लो आंसर, नहीं भाई, कैसे आया? प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, स्टेप्स होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? एक्सप्लेनेशन लाइन स्किप कर देते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, ये नहीं करना है। ये कुछ 5 गलतियां हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। इस बात को लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होना चाहिए। अगर तुम भूल जाओ तो फिर से इनको पढ़ लेना, गलत नहीं करना है। आगे बात समझ में कि क्या गलतियां नहीं करनी है। और अब मैं तुमको सिखाने जा रहा हूं कि हम कैसे मार्क्स गेन करेंगे बेहतरीन तरीके से। ये गलतियां नहीं करोगे पक्का। अगर ये गलतियां नहीं करोगे, तब देखो तुम्हारे मार्क्स कितने बेहतरीन तरीके से आने वाले हैं। सारा वे एक एक टर्म, एक एक चीजें तुम्हें यहाँ पे इस वीडियो में क्लैरिटी के साथ देके जाऊंगा। क्या बात समझे? चलो देखो, स्मार्ट 40 डे स्ट्रेटजी मिनिमम हमारे पास गिन चुन के इतने ही दिन बचे, इससे ज्यादा तो है नहीं आपके पास। ठीक है, और धीरे धीरे अब कम ही होने। तो अब समझो, सबसे पहले ये जो पहला जो मैं पेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये उनके लिए जिनको लग रहा है हम पास नहीं हो पाएंगे।
जिन्हें बस किसी तरह पास होना है, कह रहे सर बस किसी तरह करा दो पास, हो जाए, जो इधर उधर सब कुछ पढ़े डाल रहे, सारी वीडियो देखे डाल रहे, गन शॉट वन शॉट सब लगाए पड़े हो, बस पास होना चाहते हो, तो सर रुक जाओ, इधर उधर भागना बंद करो, देखो कैसे पास होना है, बहुत आसान है पास होना, बस देखो। एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, बाकी फिजिक्स पूरी भूल जाओ, सिर्फ जो मैं यहाँ लिखा हूं उतना ही देखना। पहला है चैप्टर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर तुम्हें 7 नंबर का मिलेगा, ठीक है। डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियस, सारे थ्योरी के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं, थ्योरी चीजें बड़ी है, कोरिलेशन के चैप्टर्स हैं। एन स्क्वायर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई 1/n के प्रोपोर्शनल, उन्हीं के न्यूमेरिकल्स, उन्हीं के क्वेश्चन, ये 12 नंबर तुमको देगा। कितने नंबर देगा? 12 नंबर देगा। इसके बाद आ जाओ रे और वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स साथ में छोटा सा ऐड किया मैंने ईएम वेव। ईएम वेव में क्या है तुम्हें पता है, यूजेस पूछते हैं, रेंज पूछते हैं, बस उतना ही पढ़ लेना। अब याद तो कर ही लोगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, याद तो कर लोगे। इतना भी पढ़ लिया तो ये 18 नंबर, ये 12 नंबर, ये 7 नंबर, जरा जोड़ो कितना होता है, 18 12 30 और 7 37 37 हो गया सर। पास होना था तुम्हें 37 मार्क्स। और अगर इसको पढ़ा तुमने, मतलब पूरी फिजिक्स छोड़ दो और सिर्फ इतने ही चैप्टर्स को अगर आपने पढ़ लिया और फिर भी तुमने कुछ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर गलत भी किए, तो किसी भी गिरी हालत में तुम यहाँ से कम कितने मार्क्स लेके जाओगे? 30 मार्क्स लेके जाओगे। इससे तो कम आएगा ही नहीं यार। हो गया पास, खत्म, टेंशन खत्म। तो जिन बच्चों को पास होना था वो यहाँ से हो गए। पूरी फिजिक्स में इनके अलावा तुम कुछ मत छूना, क्या बात समझ गए? इसके अलावा पूरी फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं टच करेंगे। 30 मार्क्स डन और आप पास हो चुके हैं, क्या बात समझ गए? अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनको लग रहा है कि सर थोड़ा सा और पास तो होना चाहते हैं लेकिन थोड़ा बॉर्डर अच्छा रहे, मतलब 30 सुनने में ऐसा लगता है कि बस निकल गए, नहीं, थोड़ा रहे कि लगे कि हाँ अच्छे से पास हुए। जिनको ऐसा लग रहा है तो उनके लिए एक स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उनके लिए जिनको लग रहा है कि थोड़ा अच्छे से, जो पास होना चाहते हैं, बस इसके अलावा कुछ छुएंगे भी नहीं आप, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब हम बात करने आ गए वे टू 40 मार्क्स। अगर आप थोड़ा ठीक ठाक पास होना चाहते हैं तो 40 नंबर अगर आपने गेन कर लिए और 20 से 25 अगर आपने वहां से ले लिए, कहां से? अपने प्रैक्टिकल से, तो फिर तो मजा आ गया, ठीक ठाक नंबर हो गए, आपका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। जरा देखो इसका क्या तरीका है। इसके तरीके में 40 मार्क्स गेन करने के लिए देखो मैंने चैप्टर ऐड किया मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 5 मार्क्स का, बड़ा सिंपल है सर। क्या है इसमें? डाया, पैरा, फेरो, इन्हीं की प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है। इनमें क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, कब लेस देन 1 कब ग्रेटर देन 1, खत्म हो गया। 5 मार्क्स दे देगा। टोटल थ्योरी बेस्ड है आपका। देखो मैं ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर लाके बस ऐड किए दे रहा हूँ कि बस नंबर तुम्हारे जुड़ जाए, नहीं, मैं उन चीजों को ऐड कर रहा हूँ जिसे तुम आसानी से कर सकते हो। सबसे आसान चीजें मैंने पहले पेज पे पटक के दे दिया आपको। और अब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने मैग्नेटिज्म और मैटर पढ़ ली, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, तुम भी जानते हो, तो 5 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से ऐड हो जाएंगे। इसके बाद तुम आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आपको पता है इंडक्शन में क्या है? लेंज लॉ है, फैराडेज लॉ है, ठीक है। इसके बाद फिर म्यूचुअल इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन, बस इसी के अराउंड पूरा चैप्टर इधर उधर घूम रहा है। थोड़ी सी डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना अगर तुमने सीख लिया तो मैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर खत्म हो गया। कोई कठिन न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है वहां पे। आगे बात समझ, उसको पढ़ लिया। अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया। अब अल्टरनेटिंग करंट में देखो मैंने सिर्फ 2 मार्क्स यहाँ पे ऐड किए। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अल्टरनेटिंग करंट में जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है वो कभी कभी केस स्टडी में जम कर जाता है। सोचो अगर केस स्टडी में जम किया तो 4 नंबर वो देगा। एक दो न्यूमेरिकल एनसीआर के कहीं उन्होंने इधर उधर पटक दिए, 2 मार्क्स में दे दिए, या एमसीक्यू में कोई एक दो आ गया तो फिर 4 5 नंबर उधर से हो गए। अगर वो सब भी ऐड करूं तो मैं मिनिमम फिर भी 6 + 5 11 नंबर ही लेके चल रहा हूं। हो सकता है कि ज्यादा आ जाए। तो अगर गिरी से गिरी हालत में भी आप इसे लोगे तो आप, मैंने कहा कि 10 मार्क्स हम ले लेंगे। पीछे ही हम 37 ऑलरेडी कवर कर चुके थे। मैंने कहा कि वहां तुम गलतियां करके भी 30 लेकर जाओगे, तो 10 ये हो गया, ऐड कर लो कितना, तो 40 मार्क्स हो गया। सिंपल हो गया, सिंपल 40 मार्क्स। थोड़े से और ऐड करोगे, कहानी खत्म हो गई। अब अगर तुम चाहते हो, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको 50+ तक लेके जाऊंगा, तो 50+ तक इसलिए बोला था क्योंकि मेरे पास अभी भी जो वे है इसके आगे नंबर ऐड करने का, वो भी सिंपल है, बड़ा सिंपल तरीका है। और आप कहोगे हाँ सर ये तो पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है, तो जरा देखो कैसे करने वाले हैं इस बात को। 40 से 50 पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा, एक स्टेप और हिम्मत करोगे बहुत आसान है। जरा देखो कौन से चैप्टर्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। वे टू 50 मार्क्स में मैंने पहला चैप्टर लिया है और मैंने दूसरा चैप्टर लिया है। मैंने पहला चैप्टर लिया और दूसरा चैप्टर लिया। सर पहला दूसरा चैप्टर तो हर किसी को आता है। जब आपने फिजिक्स स्टार्ट की होगी तो यही चैप्टर तो कई बार पढ़ा होगा। इसी से आपने पता नहीं कितने क्लास टेस्ट दिए होंगे, इसी से आपने यूनिट टेस्ट दिए होंगे, सब कुछ तो इसी से किया होगा। और जब रिवीजन स्टार्ट होता है फिर भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो किसको कूलम्स लॉ नहीं आता होगा? कितने नहीं पढ़ा होगा? सबने पढ़ा होगा। किसने एक्सल इक्वेटोरियल नहीं रट के रखा होगा? सबने रट के रखा। 5 मार्क्स ये। कैपेसिटर कैपेसिटेंस किसने नहीं रट के रखा होगा? है ये। अगर थोड़ा सा और हिम्मत करोगे तो 5 मार्क्स तो देखो साफ साफ ये 45 हो गया।
और अगर थोड़ा सा तुमने कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, जो कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम चलता है पोटेंशियल इन सबका, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 5 5 10 ये, और सीधे आप कहाँ जंप कर गए 50 मार्क्स में। वेरी सिंपल सी। देखो अभी और मैं चाहता तो और भी कोई चैप्टर ऐड कर सकता था, उनके और अच्छे वेटेज हैं। जैसे आपका चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में चाहता तो उसे ऐड कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने वो चीज ऐड की जो ज्यादा पॉसिबल हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? इन चैप्टर्स, क्योंकि इनसे आप ज्यादा फैमिलियर हो, पढ़ा है आपने, तुमने कई बार पढ़ा है, समझ में आ रही बात? तो आसान तरीका देना था मुझे तुम्हें, जिससे तुम ज्यादा मार्क्स गेन कर सको। और जिन्हें 60+ जाना है उन्हें तो कुछ छोड़ना है, उन्हें तो बुक और पढ़ने का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, तो सब पढ़ना है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? तो कैसे तुम 50+ मार्क्स तक जा सकते हो, समझ गए? यहाँ तक डन? कोई समस्या, प्रॉब्लम आ गया? क्लैरिटी दे दी मैंने। अब हम बात करने वाले हैं सर, ये क्लैरिटी होने के बाद अब शुरू कहां से करें? यही तो प्रॉब्लम है बच्चों की, कि सर समझ तो आ गया कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसमें से ये पढ़ना, पर पढ़े क्या? क्या पढ़े? न्यूमेरिकल करें कि थ्योरी करें कि पीवाईक्यू करें कि सर वन शॉट देख लें, कि क्या कर ले? चारों तरफ तो सब कुछ मार्केट में मिल रहा है, क्या आप चले जाएं, किधर पढ़ने जाके? और स्कूल के अलग से एग्जाम शुरू है। तो अब मैं तुम्हें पूरी पूरी जो भी प्रॉब्लम अभी दिमाग में है ना, वो पूरी खत्म करके इसी वीडियो के अंदर जाऊंगा। चलो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें पढ़ना कैसे है, एक एक स्टेप सब कुछ इसी में समझा दूंगा, कुछ बचेगा नहीं। क्या बात समझे? देखो, डेली स्टडी रूल 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे पढ़ने में। ज्यादा से ज्यादा तुम कितना भी कर सकते हो, लेकिन 2 घंटे से कम नहीं कर सकते। अगर तुम 2 घंटे से कम का प्लान बनाओगे तो भाई फिर नंबर भी वैसे ही कम कर लेना आप अपने, समझ गए? कम से कम इतना पढ़ना है भाई, पूरे साल नहीं पढ़ा तो अब 2 घंटे तो तुम दिन के दे ही सकते हो, ठीक है? अब जरा देखो कैसे पढ़ना है, एक चीज कैसे हम शेड्यूल कर रहे हैं। 30 मिनट आपको थ्योरी में देना। थ्योरी कोर मैंने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बस इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी थ्योरी में, ठीक है? वो मैं बताऊंगा कौन सी। 45 मिनट्स आपको अपने न्यूमेरिकल्स पे देने हैं। 30 मिनट्स आपको पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की बुक पे देना है, जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं और जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स अपन में आपको देना है। और 15 मिनट्स आपको देना है रिवीजन लूप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं 15 मिनट से। क्या बात समझे? स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का। तो मैं एक एक चीज को तुरंत एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है। आप ऐसा ना हो कि आप दूसरी कोई वीडियो देख रहे हो कि मैं थ्योरी में क्या पढ़ूं, न्यूमेरिकल में क्या करूं, वो भी यही कवर करके दूंगा। क्या बात समझ गए? चलो देखते हैं, आ जाओ। थ्योरी में तुम्हें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखो। थ्योरी में कुछ भी तुम्हें इधर उधर का नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं कि तुम अब रीडिंग लगा रहे हो एनसीईआरटी बुक ओपन करके, नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस डेफिनेशन देखनी है, फॉर्मूला देखना है, डायग्राम देखना है। चैप्टर को उठाया, शुरू किया, जो भी डेफिनेशंस मिली उन डेफिनेशंस को पढ़ लिया, फॉर्मूले पढ़ लिए, फॉर्मूले पढ़ते जाओ और तुरंत पेजेस में लिखते चलो, ठीक है? इस एक पेज में सारे फॉर्मूले लिखते चले जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। सिर्फ फॉर्मूले 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 की बात करो, डेफिनेशन 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 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद उसमें जो भी तुम्हें रास्ते में डायग्राम मिल जाए सब बना डालो, जो भी डायग्राम तुम्हें मिले सारे बना डालो, ठीक है? फॉर एग्जांपल तुम एसी पढ़ रहे हो, तो एसी में तुमको कौन कौन सा डायग्राम, भाई एलसीआर मिल जाएगा तुम्हें प्रेजेंट करने के लिए, समझ लो। स्टार्टिंग से ही तुम्हारे पास कई सारे सर्किट हैं, तो एलआर सर्किट है, आरसी सर्किट है, तो जो भी सर्किट है वो सारे बनाते चले जाओ, दीस आर द डायग्राम्स, ठीक है? उसके बाद मान फ्रीक्वेंसी के भी ग्राफ है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी के ग्राफ एक लाइन से बना लो, सबको एक पेज में एक लाइन से ऐसे ऊपर नीचे बनाते चले जाइए। हो गया खत्म, थ्योरी खत्म कर दी। बहुत ज्यादा समय देना, क्योंकि 30 मिनट हमने डिसाइड किया, उस 30 मिनट में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। क्या बात समझ गए? इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ना, डेफिनेशन, फॉर्मूला, डायग्राम, आई बात समझ में? चलो आगे देखो। जैसे तुम अपनी थ्योरी खत्म करते हो, थ्योरी को जैसे ही कवर करते हो, तो अब तुम्हें किस पे जंप करना है? न्यूमेरिकल्स पे। किस पे जंप करना है आपको? न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं भाई स्कोरिंग सेक्शन है, तो मेहनत तो थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। 40 मिनट्स इसी 45 मिनट्स इसलिए मैंने ऐड किया। अब देखो उसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, यानी कि बस शुरू हो गए, शुरू नहीं होना। देखो क्या करना है, तुम्हें 3 फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल करना है, सीधा फॉर्मूला बेस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू k q1 q2 by r स्क्वायर, तो ये q1 की वैल्यू है, ये q2 की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, लाके रख दिया। आगे बात समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें सीधे वैल्यू रखो और आंसर आ जाए, तो 3 फॉर्मूले बेस्ड हमने ऐड किए। इसके बाद 2 हमने ऐड किए हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एक्सप्लेन, रीजन और व्हाई वाला टर्म आता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, पता है कि 4 मार्क्स का आपका रीजन एसर्शन भी आता है, और ये रीजन एसर्शन बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी न्यूमेरिकल में ऐड करके पढ़ेंगे, तो जो 4 नंबर का रीजन एसर्शन है ना, जिसके चांसेस होते हैं गलत होने के, वो नहीं होगा, समझ गए? इसलिए हमने ऐड किया। इसके बाद हमने ऐड किया वन मिक्स्ड एप्लीकेशन। वन मिक्स्ड एप्लीकेशन का मतलब उसमें फॉर्मूला भी होगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी होगा। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी कि मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज उठा के देखिएगा, जो 3 मार्क्स के हो, 5 मार्क्स के उनके, आप देखोगे उसमें पार्ट है, डिवाइडेड है, कोई ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में ऐसा करके डिवाइड होता है। फिर आप देखो कि उसमें हमसे क्वेश्चन बोलता है कि आप कैलकुलेट करके दो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड समथिंग, बोला तो हम वो मैग्नीट्यूड निकलते हैं, उसी के जस्ट लाइन में देखो एक छोटा सा लिखा रहता है, एक्सप्लेन
गिव रीजन, व्हाई, हाउ, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पे आप मार खाते हो और यहाँ पे आप गलती करते हो। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कवर होंगे, वो कवर होंगे जब हम एप्लीकेशन ये वाला करेंगे। समझ गए बात को? हर एक चीज का मुझे बेसिक बेसिक चीज का रीजन पता नहीं, यानी इस तरह की क्वेश्चन इसके अंदर आपको कवर करने हैं। कितना? एक ही कवर करो, रोज करोगे ना, एक एक कवर करो, बस बहुत है, सफिशिएंट है। क्या बात समझ में आई? कर लोगे, कर लोगे। ओके, जब तुम्हें ये सब चीजें कर रहे हो, यानी जब तुम न्यूमेरिकल स्पेशली कर रहे हो, तो किन चीजों का ध्यान रखना? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सॉल्व विद स्टेप्स, आपको स्टेप्स बिल्कुल लिखने, एक एक स्टेप लिखने, कोई जल्दबाजी नहीं कि रिवीजन कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स कर रहा है, रिवीजन ही तो है, बोर्ड में जाके करेंगे, जो यहाँ करोगे वही बोर्ड में होगा, ठीक है? तो पीवाईक्यूज, सॉरी, जो भी तुम कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, जो भी सॉल्यूशन है उसमें स्टेप होना चाहिए। लिखने के बाद जब आंसर आए तो यूनिट मेंशन करना है, और अगर जरूरत पड़ रही तो डायग्राम होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ रही तो क्या होना चाहिए? डायग्राम होना चाहिए। क्या बात समझ गए? मान लो कोई एनसीआर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और उसमें वैल्यूज लिखी हुई है, दिस इज द इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, तो आप क्या करो, सिंपल सा बना दो ना, बगल में एलसीआर यहाँ पे लेके आ जाओ। यहाँ पे आप एक ऐसा इंडक्टर बनाओ, यहाँ पे कैपेसिटर बनाओ, यहाँ रेजिस्टेंस बनाओ, जो वैल्यू दी है यहाँ पे उठा के रख लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया 20 मिली हेनरी, ये लिख दिया हमने, यहाँ पे यहाँ 30 लिखा है, 40 लिखा है। तो जब अगली बार तुम्हें फिर से कोई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम सीधे, क्योंकि तुमने सब कुछ डायग्राम में मेंशन कर दिया ना अपने, तो यहीं से देख लोगे। अब इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी सॉल्यूशन करने में, और जो एग्जामिनर होगा उसे चेक करने में क्लैरिटी मिलेगी। उसे भी क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना नहीं पड़ेगा कि 30 दिया था कि 40 दिया था, लिखा है तुमने, आसान हो जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन बेटर, उतना बढ़िया आसानी से हो जाएगा। समझ गए? तो ये सब रखना है, न्यूमेरिकल करते हो इन बातों को ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब आएंगे हम 30 मिनट पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम है, अब ऐसा नहीं कि हम तैयारी करें, पहले बुक कॉपी पढ़ लें फिर कब करेंगे, तो इसलिए पीवाईक्यू पढ़ना। अगले 30 मिनट हमने किसके लिए डिसाइड किया भाई? हमने पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए डिसाइड किया। तो क्या करना है इसमें? ध्यान से, कुछ भी नहीं, इसलिए मैं जो बता रहा हूं बस उतना ही, कुछ भी नहीं। 5 प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तुम्हें लेने हैं पिछले साल की, कौन से शॉर्ट वाले, उनको सॉल्व करना है। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐड किया है मैंने, एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐड किया है मैंने, जिसमें डेरिवेशन या न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि तुम सॉल्व कर लो पीवाईक्यू, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया और इसमें डेरिवेशन लिखा है, अब तुम कह रहे डेरिवेशन क्यों करे, डेरिवेशन तो मैंने पहले ही पढ़ लिया। नहीं, अगर आया है तो डेरिवेशन तुम्हें करना है पूरा, न्यूमेरिकल आया है तो पूरा करना पड़ेगा, एक एक स्टेप, यानी कि 45 मिनट तो न्यूमेरिकल ही करके आना, फिर से न्यूमेरिकल करो, नहीं करना पड़ेगा। और ये करने के तुरंत बाद, ये करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है? उसके आंसर से मैच करना है, इसलिए आपके पास बुक होनी चाहिए। समझ लो, आपके पास कोई ना कोई सैंपल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, होना चाहिए, ताकि उनके सॉल्यूशंस आप देख पाओ कि आप क्या लिखते हो और वो क्या लिखते हैं। इससे तुम मैच कर पाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझे गलतियां नहीं करनी, क्या गलतियां करनी, क्या नहीं करनी। देखो उसी बेस पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें वो गलत नहीं करना। देखो 6 चीजें मैंने यहाँ पे बना के दी जो तुम गलत करोगे। ये सब पढ़ते समय मैंने बोला था ना, ज्यादा स्कोर करने का तरीका कौन सा है अभी इस टाइम पे मेरे पास, कि हम गलतियां कम करें। इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करा रहा हूं कि कौन सी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है। इसलिए जो पढ़ा है वो गलत ना हो तो अच्छा स्कोर हो पाएगा। ध्यान से देखो, क्या चीजें गलत नहीं करनी। डेरिवेशन फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए, जो भी तुम डेरिवेशन कर रहे हो वो कैसे सॉल्व हुआ है, तो आप करो, उसके बाद फिर देखो कि पीवाईक्यूज में, सैंपल पेपर्स में उन्होंने कैसे सॉल्व किया। डायग्राम में बिल्कुल क्लैरिटी हो, कुछ भी नहीं, ये नहीं कि मैंने लिखा फ्लक्स वर्सेस टाइम, कौन सा फ्लक्स भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहे हो, वो चीजें डायग्राम में क्लैरिटी के साथ चाहिए मुझे, ठीक है। यूनिट्स और डायमेंशन होनी चाहिए, अगर जरूरत है तो डायमेंशन मेंशन करनी है, अदरवाइज आपको यूनिट तो देनी पड़ेगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन मैंने बात की कि साइन कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इज इक्वल टू d5/dt लिख दिया तुमने, अब माइनस खा गया, अगर तुम माइनस खा गए तो लेंज लॉ ही खत्म कर दिया तुमने इस दुनिया से। लेंज लॉ क्यों है? केवल एक छोटे से माइनस की वजह से, तो मेंशन करना है। कीवर्ड्स का मतलब वही बात होगी, जैसे मैंने बोला ना कि फ्लक्स, आपने फ्लक्स मेंशन कर दिया, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक के, मैग्नेटिक ना, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल। अब जैसे लिंक्ड जैसा वर्ड है, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, अब लिंक्ड तुम्हें याद ही नहीं आ रहा, तुम लिख रहे हो फ्लक्स अटैच विद कॉइल। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, है ना, जो फिजिक्स के टर्म के बेस के वर्ड्स होते हैं, उन्हें पढ़ लो, उन्हें याद कर लो, वही लिखना है, अपनी इंग्लिश नहीं ऐड करनी, इज दैट, उच दैट, ये सब नहीं करना। समझ गया की बात? आगे फाइनल कंक्लूजन लाइन भी तुम्हें लिखनी है। फाइनल कंक्लूजन लाइन का मतलब अभी क्वेश्चन है, फाइनल आंसर देता, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो आप लास्ट में लिख दो ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एंड फिर 30 माइक्रोफैराड इज द रिजल्ट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। एक लाइन लिख दोगे, क्या चला जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें अगर तुम ध्यान में रखोगे तो गलतियां कम होंगी और नंबर ज्यादा आएंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? और अब हम चलने जा रहे हैं इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, यानी 1 घंटे 45 मिनट जो तुमने पढ़ा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब आने जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करना। बाकी कुछ में भी इधर उधर करना, पर स्किप मत करना इस चीज को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा रिवीजन लूप।
पावरफुल अगले हमारे 15 मिनट जो है लास्ट के, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई कुछ नहीं है। ठीक है, ये रिवीजन लूप है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लॉक मेथड बोलते हैं। ठीक है, तुम पढ़ोगे, अगले दिन ओपन करोगे तो अगला वाला 70% तो गायब ही हो जाएगा, 70% हमेशा चला जाता है, बचता नहीं है। तो फिर अब 40 दिन में अब अगर 70% उड़ेगा तो क्या बचाओगे तुम? तो अब जो पढ़ना है वो रहे, तो सिर्फ इसको लॉक करना। वो लॉक करने का तरीका क्या है, 15 मिनट भाई, लास्ट के 15 मिनट कैसे करोगे, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, लास्ट के 15 मिनट कुछ नहीं करना, क्या करोगे, सीधे जाओ और फॉर्मूले रिपीट करो। अब मैंने बोला था ना कि सारे फॉर्मूले लिख लो याद करते वक्त, अब क्या करना, फॉर्मूला ऐसे एक बार देख लो। अगर एक बार ऐसे देख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर तुम्हें याद हो गया तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फोर्स का फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, कूलम्ब्स लॉ ये है, इसका ये रिजल्ट होता है, इसका ये रिजल्ट होता है, मन में दोहरा लिया सारे फॉर्मूले, अच्छा ठीक है, सही है, अच्छा कुछ भूल रहा हूँ, जल्दी से कॉपी देख ली, अच्छा ठीक है, हो गया, रिपीट हो गया, सिंपल। अब क्या चाहिए इसके बाद, आ जाओ, ड्रॉ रफ डायग्राम्स। तुमने अभी 1 घंटे 45 मिनट में जितने भी डायग्राम देखे, जिन्हें तुमने पढ़ा है, जिन्हें तुमने पीवाईक्यूज में ढूंढा, जो भी तुमने पढ़ा है, उन सबको रफली बना डालो एक बार। ये था मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ, ये ग्राफ था, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ये कैपेसिटर्स की फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, बना दिया। ये एलसीआर का ऐसे होता है, हाँ ऐसा होता है, जब ये रेजोनेंस करता है तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ये वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, हाँ ये तो पीक वैल्यू थी, बना दो जल्दी से, क्या दिक्कत है, रफली बना दो, बस जल्दी जल्दी बना के मेंशन कर दो। इसके बाद सॉल्व वन ओल्ड क्वेश्चन, मेंटल दिमाग में एक कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई डेरिवेशन आज तैयार किया, ठीक है, अब उस डेरिवेशन में तुमने शुरू किया, उसको सॉल्व किया, तो अब तुम उसे दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि उसका डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था, यहाँ पे कॉइल्स रखी हुई थी, ओके, इसके बाद फिर मैंने N1 इसके लिए लेट किया था, N2 ये लेट किया था, ये स्टेप आया, इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रखते हैं, और फिर ये फाइनल आंसर बन जाता है। बस अगर इतना भी तुम कर लोगे ना तो मेंटली बहुत ज्यादा शार्प हो जाओगे आप। क्या बात समझे? तो इन सब को करने से तो पता है क्या फिक्स होने वाला है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि याद कर लिया तुमने। इसके बाद तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। सर स्पीड कैसे बढ़ जाएगी करने, अरे बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, यही तो होता है। स्पीड किसकी ज्यादा होती है, क्वेश्चन पेपर पढ़ा, समझ गए, अच्छा ये क्वेश्चन था, इसमें तो ये फॉर्मूला लगता है, इस फॉर्मूले में यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बस यही तो होता है, जैसे क्लैरिटी मिली तुरंत सॉल्यूशन करते हैं आंसर। अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, याद ही नहीं आता ये किस चैप्टर का है, ये फिजिक्स का ही है। अब इतना करोगे तो स्पीड तो ऑलरेडी कम हो जाएगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि लिखता कौन थे चाहिए, थोड़ी, समझ में आ रही बात। पढ़ा और एग्जीक्यूशन उसके बीच का टाइम चाहिए होता है, वहीं से स्पीड आती है, तो स्पीड ज्यादा तेज होगी, फिर रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी भाई, दिमाग में चीजें रहेंगी, और जितना ज्यादा दिमाग में चीजें आपके पास बची रह जाएंगी पेपर के टाइम में, उतना बढ़िया रहेगा। कोई भी क्वेश्चन है हमने पढ़ा, तुरंत तुरंत लिंक हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी पहले से, अच्छा ये तो इस फॉर्मूले पे बेस हो गया, अरे ये तो ये थ्योरी कह रही है तो हो गया, अरे तो फैराडेज लॉ पूछ रहा है तो हो गया। यही तो है बात, मेरी समझ में आई। तो मैंने एक एक स्टेप दे के सब कुछ बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने इस वीडियो में, कि अब तुम्हें 10-15 और कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है, कैसे पास होना है, कहां तक पहुंचना है, और क्या क्या मेथड होंगे, क्या तरीके होंगे, और कौन सी गलतियां नहीं करनी, सब कुछ बता दिया मैंने। तो बस अब लग जाओ, इन्हीं चीजों को फॉलो करो, वीडियो को सेव कर लो, अपने पास रख लो कहीं पे, कि भूलने लगो कि क्या हो गया था। अभी 10-40 दिन है ना तुम्हारे पास, तुम इसमें फिर से भूलोगे, इधर उधर गड़बड़ होगा, फिर कुछ गलतियां करो, फिर से इस वीडियो को देख लेना। आगे बात समझने, और जिन्हें मैक्सिमम मार्क्स कवर करने 60+ तक जाना है, 70 भी टच करना है, वो लोग लगे रहे, हमारे साथ बने रहे, क्योंकि और भी अच्छे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और भी क्या क्या चीजें जो पॉसिबिलिटी है आपके मार्क्स को बढ़ाने की, हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। क्या बात समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जमकर पढ़ें।